हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा प्रेजेंट्स द हिंदू एनालिसिस एनालाइज्ड इन हिंदी। आज है 29 अप्रैल 2020 और आज हम द हिंदू के एडिटोरियल पेज के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा नो एंड इनसाइट ऑन इंडियाज कोरोना वायरस स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर चर्चा की गई इस आर्टिकल पर कि हमारे जो केसेस हैं, जो स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए वो हमें दूसरे के देख के समझनी चाहिए। जो दूसरे देशों से सफलताएं और असफलताएं हो रही हैं, जो उनकी कमियां थी उनको दूर करते हुए हमें वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर को WHO को जब चीन के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, तो उस टाइम से लेकर 31 दिसंबर से लेकर 94 डेज तक, जो आज की डेट तक में 3 अप्रैल तक में जो केसेस हुए वो लगभग 1 लाख केसेस सामने थे। और उसके बाद में अभी हाल की जो रिपोर्ट बताई जाए कि 27 अप्रैल तक में तो ये केसेस 3 गुना हो गए, 1 मिलियन से 3 मिलियन तक की ये पहुंच चुके हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये आज की डेट पे अभी 188 देशों में हर जगह पर ये केसेस सामने आ चुके हैं। और ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा है, ये सिर्फ देखने वाली बात है कि यहाँ पर 3 मिलियन केसेस सामने आ रहा है। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा केसेस यहाँ पर हों, पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सामने केसेस प्रॉपर टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से और भी केसेस का हमको एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग और संक्रमित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अधिकांश देशों में क्या हो रहा है, ऐसे लोगों का परीक्षण नहीं कर रहे हैं जिन्हें हल्की या कोई लक्षण नहीं है। तो उदाहरण के लिए एक बताया गया है कि यूएस रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले या जो प्राथमिकता परीक्षण के मानदंडों को पूरा नहीं करते उनका क्या होगा, परीक्षण नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी सामने बातें आ रही हैं, जिस कारण से हो सकता है कि प्रॉपर टेस्ट ना होने के कारण बहुत सारे केसेस अभी हमारे नज़रों से बचे हैं। तो जहाँ यूरोप में मामलों में गिरावट आ रही है कि यूरोप में आप देख रहे होंगे कि यूरोप कंट्रीज मतलब कि यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इटली, फ्रांस, स्पेन, उन सारी कंट्रीज़ में जो भी है इन सारी चीज़ों की गिरावट आ रही है अभी रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन वहीं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में ये तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं बढ़ते हुए। यूएस में वायरस अभी भी तेज़ी से फैल रहा है, ये लगभग 0.99 मिलियन मामलों के साथ में यह विश्व स्तर पर सबसे टॉप पर है। स्पेन से लगभग 4 गुना से थोड़ा अधिक, मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने केसेस स्पेन में हैं उससे 4 टाइम से भी ज़्यादा केसेस यूएस में हैं। देखते हैं दुनिया भर में 2.1 मिलियन से अधिक मौतें हुई हैं, और जिसमें अमेरिका ने फिर से सबसे अधिक 56,000 मौतें यहाँ हो रही हैं। 56,000 मौतों के साथ में सबसे ऊपर यूएस ही है, जिसमें से 27,000 से अधिक मौतों में अकेला न्यूयॉर्क शहर में 17,515 मौतें हैं। मतलब कि न्यूयॉर्क में इस सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पर डेथ केसेस आए हैं, न्यूयॉर्क पर आए हैं यूएस में भी। तो जो कई देशों की तुलना में कई गुना अधिक है। मृत्यु दर के आंकड़े भी कम आंका जा सकता है। भारत ने, अब भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं महाराष्ट्र पर। और महाराष्ट्र में यहाँ पर केसेस आने की बात हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अगर 27 अप्रैल की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि 30,000 केसेस यहाँ पर हमारी आज की डेट पे भारत में हैं, जिसमें से 973 लोगों की डेथ हो चुकी है। और 25 मार्च में जब से राष्ट्रीय बंद हुआ है, तो वहाँ पर राष्ट्रीय बंद लॉकडाउन के बाद में सुविधाओं में और ज़्यादा यहाँ पर केसेस सामने आना चालू हुए हैं। लगभग 600 से अधिक 8,600 मामले महाराष्ट्र में 25 मार्च के टाइम पे बताए गए थे। और इसमें अकेले धारावी में 330 मामले थे। धारावी एक ऐसा इलाका है जो एशिया के सबसे कंजेस्टेड प्लेसेस, सबसे बड़ी जो झुग्गी बोलना चाहिए स्लम एरिया एशिया का, वो धारावी है। वहाँ पर इस तरीके से लोग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया पे रहते हैं। और वहाँ पर अगर मामले सामने आए हैं, 330 मामले सामने आए, जहाँ पर 18 की मौत हो चुकी है। लगभग 1 लाख के करीब आबादी के साथ, जो कि जीवन के बीच में चौच काटता, मतलब कि बताया गया कि इस तरीके से वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया पे वो लोग रहते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंस की बात ही नहीं होती है, शारीरिक दूरी वहाँ पर असंभव हो जाती है। साथ ही साथ में बात की गई है कि केंद्रीय टीम ने जो संकेत दिया है कि धारावी में प्रभाव नियंत्रण के अभाव से लगभग 3,000 लोगों को संस्थागत संगरोध की आवश्यकता हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर इतना ज़्यादा सतर्क रहने की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के केसेस सामने आ सकते हैं अगर इस तरीके से ऐसा चलता रहा। तो लगभग वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयासों के लिए बहुत सराहना की गई है यहाँ पे। आपका बहुत अच्छा, अभी तक बहुत सारी सराहना हुई है, पूरे विश्व में भारत देश को सराहा गया है कि इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है।
अन्य देशों के 0.2 मिलियन से अधिक प्रयासों कामगारों में घर में डॉर्मेट्री के ताज़ा मामले आए हैं। मतलब कि ऐसी जगह पर भी बहुत सारे मामले नए नए ताज़ा सामने आ रहे हैं। और 3 अप्रैल के बाद में जब पूरे इंस्टीट्यूशन वगैरह सारे बंद कर दिए गए, तब उसके बाद में भी अचानक से 1114 केसेस जब थे, उसके बाद से बहुत सारे केसेस और आगे बढ़े हैं और आज की डेट में 15,000 केसेस सामने अचानक से उठकर आए हैं। तो इस पर देखने वाली बात यह है कि जैसा कि भारत अपने विस्तारित लॉकडाउन के अंत में है, तो बोला जा रहा है कि हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कंट्रोल करने के लिए, कि जो उसे अन्य देशों की सफलताओं और विफलताओं को सीखने की ज़रूरत है। कि जैसा चाणक्य नीति में बोला गया, चाणक्य के द्वारा बोला गया है कि हमें अपनी गलतियों से तो सीखना है, साथ ही साथ में दूसरे की गलती से भी सीखेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ों में सुधार करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि अन्य देशों की सफलताएं और असफलताओं को देखते हुए भी हमें अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना चाहिए। ये था आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सिग्नल सपोर्ट ऑन आरबीआई फॉर द रिलीफ फंड्स म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर एक संकेत दिया गया है आरबीआई के द्वारा म्यूचुअल फंड को रिलीफ देने के लिए, इस तरीके से बात की जा रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का म्यूचुअल फंड उद्योगों के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए क्या है, लिक्विडिटी बनी रहे, म्यूचुअल फंड सेफ रहें और इकोनॉमिक लिक्विडिटी बनी रहने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, एक ओपन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चालू कर दिया है। जो इन्वेस्टर्स प्रोसेस थी उसको ओपन कर दिया है ताकि कोई भी आके उस पर इन्वेस्ट कर सके और म्यूचुअल फंड को रिलीफ हो सके। तो वाणिज्यिक बैंकों को म्यूचुअल फंडों को उधार देने के लिए इन्होंने क्या किया, 50,000 करोड़ का निवेश करने के लिए आरबीआई ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह पूंजी बाजार पर ऊंचे स्तर पर अस्थिरता को मद्देनजर रखते हुए म्यूचुअल फंड को क्या करेगी, 50,000 करोड़ का फंड रिलीफ देने के लिए तैयार है। कोविड-19 महामारी के नतीजे को देखते हुए क्या हुआ कि जो ट्रिगर फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड है, उन्होंने देखा कि यहाँ पर महामारी के चलते में बहुत सारी चीज़ों में नुकसान होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पिछले सप्ताह में क्या किया, 6 जो डेट फंडों को बंद कर दिया। अब जब डेट फंड बंद हो गए तो म्यूचुअल फंड को अचानक से नुकसान झटका खल सकता था, और जिन फंडों से सामूहिक रूप से लगभग 26,000 करोड़ की राशि थी, इनमें क्या था, 26,000 करोड़ की राशि थी, जिसके कारण ये सारे फंड बंद कर दिए गए ट्रिगर फ्रैंकलिन के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात सामने आई। लेकिन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने पिछले सप्ताह अलग अलग निवेशकों से यह आश्वासन दिलाया कि यह आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होने देगी। डेट फंड स्कीमों ने बेहतर क्रेडिट गुणवत्ता वाली प्रतिभागियों भूतियों से निवेश किया था और उनके सामान्य परिचालन के वापस करने की उपयुक्त तरलता थी। मतलब कि लिक्विडिटी आपकी बनी रहेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यह आश्वासन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने दिया है। जबकि सुविधा 90 दिवसीय रेपो आधारित उधार खिड़की है, जहां से बैंक म्यूचुअल फंड को ऋण प्रदान करने के लिए ऋण ले सकते हैं। अब यहाँ पर 90 दिन का रेपो रेट की जो ऋण व्यवस्था की गई है कि यहाँ से म्यूचुअल फंड ऋण ले सकते हैं, इस तरीके से बात की गई। लेकिन क्या है कि इस तरीके से आरबीआई ने तो बोल दिया कि यहाँ पर आप ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, म्यूचुअल फंड को रिलीफ मिलता रहे। लेकिन जो निचले स्तर के बैंक है वो बैंक देने को तैयार नहीं है उधार किसी को। तो ये सारी चीज़ें अगर समस्याएं आ रही हैं और देखने को पता चलता है कि आरबीआई अगर सक्षम नहीं है इन सारी चीज़ों को करने को, सेंट्रल बैंक अगर इन सारी चीज़ों में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो बोला जा रहा है कि यदि आरबीआई जो म्यूचुअल फंड को दबाव कम करने में विफल हो रहा है तो किसको आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब केंद्र सरकार को इस चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।